नमस्कार। आज हम अर्थशास्त्र के सबसे प्राचीन अर्थशास्त्री, जो कि सौभाग्य से भारत के हैं, उन पर चर्चा करते हैं। हमारा विषय आर्थिक विचारों का इतिहास है और आर्थिक विचारों के इतिहास में यदि हमें सबसे प्राचीन कोई अर्थशास्त्र के विचार देखने को मिलते हैं तो वे हैं आचार्य कौटिल्य की। आचार्य कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। उनकी पुस्तक का नाम ही अर्थशास्त्र है। उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक में, जो कि 321 से 300 ईसा पूर्व के बीच में लिखी गई है, इतनी प्राचीन पुस्तक जिसका नाम अर्थशास्त्र है और जो मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई है, आचार्य चाणक्य ने इस पुस्तक में राजनीति, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और प्रशासन के नियमों की बहुत अच्छी व्याख्या की है। अब हम सबसे पहले कौटिल्य के जीवन वृत्त पर चर्चा करते हैं। हमारे इतिहासकार यह मानते हैं कि उनका नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त इत्यादि था। उन्हें कौटिल्य तो इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने अपने नियमों में, अपने सिद्धांतों में, अपनी विचारधारा में परंपरागत आदर्शवाद का विरोध करते हुए कुटिलता का पुट दिया और इसी कुटिलता के पुट देने के कारण उन्हें कौटिल्य कहा गया। नंद वंश का उन्मूलन कर मौर्य राजवंश की स्थापना करने वाले आचार्य कौटिल्य समकालीन आर्थिक समस्याओं और अर्थव्यवस्था पर जितना अधिक मनन चिंतन करते हैं उतना और किसी भी आचार्य ने नहीं किया है। कौटिल्य ने आर्थिक नियमों के प्रतिपादन में जिन तर्कों का प्रयोग और उल्लेख किया है वे आज की परिस्थितियों में भी लागू होते हैं। अर्थात उनके द्वारा दिए गए नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, प्रत्येक देश काल में लागू होने वाले हैं। कई लेखकों का मत है कि उस युग पुरुष का जन्म तक्षशिला में हुआ। कुछ लेखक उनको पाटलिपुत्र का निवासी मानते हैं। तत्कालीन ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है, कुछ ग्रंथ ये मानते हैं कि चाणक्य तक्षशिला का निवासी था। वह त्रिवेदज्ञ, शास्त्र पारंगत, मंत्र विद्या का विशेषज्ञ और प्रख्यात नीतिज्ञ था। बौद्ध साहित्य भी यही मानता है, किंतु जैन साहित्य में वृहत कथाकोश उन्हें पाटलिपुत्र का निवासी बताता है। इस प्रकार वे कहीं के भी निवासी रहे हों, किंतु यह सर्वमान्य है कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी है वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने नंद वंश का विनाश करने की प्रतिज्ञा ली थी
और उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त को साथ लेकर नवे नंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। इस प्रकार उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसका काल पहले बता चुके हैं 300 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व के मध्य है। इस प्रकार यदि हम माने तो इस पुस्तक को लिखे हुए लगभग 2300 वर्ष हो चुके हैं और आज भी इसके नियम और सिद्धांत अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होते हैं। यदि कोई आधुनिक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी कौटिल्य के इस ग्रंथ को सरसरी निगाह से देखेगा तो सोचेगा कि इसे अर्थशास्त्र की संख्या क्यों दी गई है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस पुस्तक अर्थशास्त्र में मूलतः दर्शन, कूटनीति, राजनीति, अर्थनीति और साथ साथ प्रशासनिक नियमों की व्याख्या की गई है। क्योंकि हमारी आदत हो गई है कि हम पाश्चात्य अर्थशास्त्र की पाठ्य सामग्री ही ढूंढते हैं किसी भी अर्थशास्त्र की पुस्तक में। यहाँ पर इस पुस्तक में हमें इस प्रकार की पाठ्य सामग्री उस प्रकार के क्रम में देखने को नहीं मिलेगी जैसी कि हमें परंपरागत अर्थशास्त्र की पुस्तकों में देखने को मिलती है। परंतु इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि कौटिल्य की यह रचना अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि यह रचना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है और न केवल विद्यार्थी के लिए बल्कि प्रत्येक विषय के विद्वान के लिए और नीतिज्ञों के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए, नीति निर्धारकों के लिए यह पुस्तक निश्चित ही पढ़ने योग्य है। इस ग्रंथ में कुल 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 विषय एवं 6000 श्लोक हैं। कोई छोटी मोटी पुस्तक नहीं है। कौटिल्य के इस ग्रंथ में पारिभाषिक परिशिष्ट को जोड़ा गया है, जो कि विभिन्न सूत्रों को प्रस्तुत करके ग्रंथ में विवेचित सामग्री का पुनः सार प्रस्तुत करता है। अर्थशास्त्र पुस्तक में जिन विद्याओं को स्थान मिला है वे कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाते हैं जहाँ अध्ययन करना या विद्या प्राप्त करना आम बात नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए विद्या सुगम नहीं थी। कौटिल्य की पूर्व ही विद्याओं का विभाजन कर आर्थिक विकास के क्षेत्र को अलग बना दिया गया था। कौटिल्य ने ज्ञान की शाखाओं को विद्या का नाम दिया। यह स्पष्ट किया कि जिससे किसी विशेष संदर्भ में उचित, अनुचित, कर्तव्य व अकर्तव्य का ज्ञान होता है उसे विद्या कहते हैं। कौटिल्य ने ज्ञान को 4 शाखाओं में विभक्त किया: त्रयी, वार्ता, अन्वीक्षिका व दंड नीति।
त्रयी में सामाजिक विषयों को शामिल किया जाता है। वार्ता शास्त्र में कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार इनको प्रधानता दी गई है। त्रयी में जिन सामाजिक विषयों को शामिल किया है उनमें वेद, वेदांग, नैतिक और आध्यात्मिक विषय भी शामिल किए हैं। इस प्रकार त्रयी और वार्ता ये दोनों तर्क, विवेक और न्याय की प्रयुक्ति को एक साथ लेकर अन्वीक्षिका नाम की शाखा में आते हैं। इस प्रकार अन्वीक्षिका को वह मापदंड माना है जिसके द्वारा व्यक्ति के नैतिक और भौतिक उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को संतुलित किया जा सके। कौटिल्य ने दंड नीति को इन तीनों के भली भांति क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी माना है। इस प्रकार कौटिल्य के अनुसार त्रयी और वार्ता मनुष्य के क्रमशः नैतिक और भौतिक प्रयोजनों, अनुवीक्षिकी इन प्रयोजनों में तर्क, विवेक व न्याय के प्रयोग तथा दंड नीति मनुष्य के जीवन में लौकिक तथा पारलौकिक उद्देश्यों को प्रवर्तन की संस्थागत व्यवस्था को व्यक्त करती है। इस प्रकार विद्या को 4 भागों में बांटने के बाद में उन्होंने अर्थशास्त्र पर किस प्रकार से बल दिया। आचार्य कौटिल्य के समय में अर्थशास्त्र वेद वेदांगों का महत्वपूर्ण अंग होता था। धर्मशास्त्र की उपयोगिता को अभिव्यक्त करने की उसमें पूर्ण क्षमता थी। उस समय धर्मशास्त्र समाज का एक अभिन्न अंग था। धार्मिक क्रियाओं के अतिरिक्त व्यापार, उदरपूर्ति आदि के संबंध में काफ़ी विवेचन किया गया है। इसीलिए अर्थशास्त्र की परिधि से धर्म को पृथक नहीं किया जा सकता था। कौटिल्य ने धर्म, अर्थ और काम के आधार पर ही मनुष्य जीवन को विभक्त किया और इन तीनों में उन्होंने अर्थ को प्रधानता दी, क्योंकि अर्थ के बिना किसी भी प्रकार की क्रिया संभव नहीं हो सकती। अर्थ के बिना ना तो धर्म संभव हो सकता है और न ही कामनाओं की पूर्ति। इस प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जो कि कौटिल्य का यह अर्थशास्त्र जो वर्तमान इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है उसकी अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत है, क्योंकि वर्तमान इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र में इतना व्यापक मनुष्य के जीवन को नहीं रखा जाता है, बल्कि केवल उसके आर्थिक पक्ष पर ही विचार होता है। कौटिल्य ने इहलौकिक पुरुषार्थों में धर्म का स्थान सर्वोपरि माना। अर्थशास्त्र की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण यही था कि इस ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्थापित और परंपरागत धर्म प्रधान विचारों के विरोध में अर्थ प्रधान विचारों का प्रतिपादन किया गया। इस संबंध में अर्थशास्त्र को भारतीय आर्थिक विचारों के इतिहास में लगभग वही स्थान प्राप्त है जो 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच
यूरोप में क्रैमरवाद को मिला हुआ था। कौटिल्य के लिए 3 इहलौकिक उद्देश्यों में से अर्थ ही प्रथम और महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि अर्थ एवं प्रधान इति कौटिल्यः अर्थमूलो ही धर्म कामाविति। इस प्रकार सदियों से स्थापित धर्म प्रधानता की भावना और आदर्शवाद के विरुद्ध कौटिल्य की अर्थ विचारधारा और भौतिकवाद का प्रादुर्भाव आरंभ होता है। उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए यह समझाया कि मनुष्यों के व्यवहार या जीविका को अर्थ कहते हैं। मनुष्यों से युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। इस भूमि को प्राप्त करने और रक्षा करने के उपायों को निरूपण करने वाला शास्त्र ही अर्थशास्त्र कहलाता है। मनुष्याणां वृत्तिरर्थः मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः तस्या पृथिव्या लाभ पालनोपायः शास्त्रमर्थम शास्त्रमिति। उनका यह श्लोक इस बात को व्यक्त करता है कि धर्म पर अर्थ की प्रधानता सिद्ध होती है। सुख का मूल धर्म और धर्म का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल राज्य है। सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः अर्थस्य मूलम राज्यम। अर्थशास्त्र की इतनी सटीक व्याख्या और परिभाषा कौटिल्य से पहले विश्व के किसी भी विद्वान ने नहीं दी है। वे स्वयं आगे लिखते हैं कि यही अर्थशास्त्र धर्म, अर्थ और काम में प्रकट होता है और यही उसकी रक्षा करता है। संसार में धन ही वस्तु है, धन के अधीन धर्म और काम है। इस प्रकार सभी चीज़ें उन्होंने धर्म में शामिल की हैं। मुद्रा या पदार्थों को शामिल किया है, सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत संपत्ति को शामिल किया है, वित्त अर्थात जो कुछ प्राप्त किया जाता है, अर्थ जो कि संचय का परिणाम है अर्थात उन्होंने बचतों को शामिल किया है, भोग अर्थात उन्होंने उपभोग को शामिल किया है, श्री लक्ष्मी अर्थात समृद्धि को शामिल किया है, विनिमय साध्य तथा अंतरणीय। इस प्रकार अर्थशास्त्र की विषय वस्तु उन्होंने बहुत व्यापक ढंग से व्यक्त की है। वे अतिरिक्त धन की प्राप्ति की विधि, धन प्राप्ति के उद्देश्यों और इन सब पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। उनका मत था कि जिस प्रकार विद्या को प्रतिक्षण कण कण के रूप में प्राप्त किया जाता है, ठीक वैसे ही धन को भी कण कण करके प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि धन को अच्छी स्त्री, अच्छे पुत्र, अच्छा मित्र का पालन करने अथवा धर्मार्थ दान देने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है तो इस धन की प्राप्ति उपयोगी व लाभदायक होती है। इनके इन विचारों से सिद्ध होता है कि बाद में नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में जो कल्याण की विचारधारा अर्थशास्त्र में शामिल हुई है, वह भारतीय प्राचीन आर्थिक विचारों में कौटिल्य से ही आरंभ हो जाती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन समाज को विभिन्न वर्गों में विभक्त कर उनकी अलग अलग क्रियाओं पर विचार किया गया था और यहाँ पर उन्होंने
समाज में फैले हुए अराजक तत्वों के दमन हेतु कठोर नियम बनाए। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में प्राचीन परंपरा के अनुसार शास्त्र के बताए गए नियमों पर चलने का आग्रह किया। उन्होंने यह कहा कि वर्ण व्यवस्था के लिए जो आर्थिक आधार का प्रतिपादन किया गया है वह केवल सामाजिक व्यवस्था को सही मार्ग पर चलाने के लिए होता है। जीवन स्तर के विषय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि तत्कालीन समाज एक उच्च कोटि का समाज था। विभिन्न वर्गों के लोग सामाजिक नियमों के अनुकूल ही कार्य करते थे और आर्थिक नीति को सुदृढ़ बनाने के लिए संयमित रूप से कार्यों का संपादन किया जाता था। सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़े नियमों का प्रावधान होता था, जिनमें कठोर दंड देने के विधान होते थे। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि घर के मालिक को चाहिए कि वह घर से जाने वाले तथा घर में आने वाले पुरुष की सूचना गोप आदि को देवें। सूचना न देने पर यदि वे लोग रात्रि में चोरी आदि का कोई अपराध न करें तो भी जाने आने की सूचना न देने के कारण गृह स्वामी को प्रति रात्रि 3 पण दंड दिया जाए। इस प्रकार कड़े नियमों की पालना करना उस समय भी उतना ही महत्वपूर्ण था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा आधार राजनीतिक है। उन्होंने राज्य शास्त्र से अर्थशास्त्र को अलग नहीं माना, क्योंकि अर्थशास्त्र में एक विशेष राज व्यवस्था का ही वर्णन प्राप्त होता है। उन्होंने मौर्य वंश को किस प्रकार से स्थापित करना और किस प्रकार से सफल करना, उसके लिए ये सारा राजव्यवस्था, नीति और अर्थव्यवस्था के उल्लेख किए हैं। इसलिए उनका मानना है कि आर्थिक विषयों का अध्ययन इसी व्यवस्था के अंतर्गत तथा राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही किया गया है। सर्वप्रथम राजतंत्र के विशेष ढांचे को प्रतिपादित किया और फिर व्यवस्थाएं बनाई। कौटिल्य ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अहस्तक्षेप सिद्धांत का कभी समर्थन नहीं किया। उन्होंने राज्य से अपेक्षा की कि वह अर्थव्यवस्था को इस प्रकार नियमित और संचालित करे कि समाज में साधनों का अत्यधिक केंद्रीकरण न हो तथा जनता के सभी वर्गों के हित सुरक्षित रहें। इस प्रकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक अर्थशास्त्र ही कहा जा सकता है, जो कि बाद में 18वीं शताब्दी में जाकर पाश्चात्य पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में हमारे सामने आता है। उन्होंने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का चित्रण किया, जिसमें राज्य के 7 अंग राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र ये शामिल किए गए हैं। उनका मानना है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञः
प्रजानां च हिते हितं नात्मप्रियं सुखं राज्ञः प्रजानां च सुखे सुखम, अर्थात राजा को सर्वशास्त्र का ज्ञाता होना परम आवश्यक है। राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य प्रजा का पालन करना है। उसकी सुख सुविधा की रक्षा पर ही उसका सारा गौरव निर्भर करता है। यदि प्रजा सुखी नहीं है तो राजा भी सुखी नहीं हो सकता और राज्य भी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने अनेक जन कल्याण संबंधी कार्यों की भी व्याख्या की है, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।